हेलो एवरीवन और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज की ये चर्चा खास तौर पर हमारे सीनियर कॉर्पोरेट लीडर्स और मैनेजर्स के लिए है। अगर कोई एक टीम लीड कर रहा है तो उन्होंने ये जरूर नोटिस किया होगा कि सबसे बड़ा चैलेंज काम नहीं बल्कि लोगों को मैनेज करना होता है। आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे कि आखिर आपके सबसे अच्छे लोग नौकरी क्यों छोड़ देते हैं। बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जो मुझे लगता है हर अच्छे मैनेजर को परेशान करता है। हमने इतना इन्वेस्ट किया, बेस्ट टैलेंट हायर किया और फिर एक दिन वो हमें छोड़कर चले जाते हैं। आज हम एक रिसर्च रिपोर्ट के जरिए इस मुश्किल को समझने की कोशिश करेंगे, जो बताती है कि टॉप परफॉर्मर्स के जाने की असली वजह क्या है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। तो रिपोर्ट का पहला पॉइंट ही बहुत दिलचस्प है, द रिकग्निशन वैल्यू गैप। इसमें कहा गया है कि हाई परफॉर्मर्स अपने काम के असर मतलब इम्पैक्ट से मोटिवेट होते हैं और जब उनके काम पर ध्यान नहीं दिया जाता तो उनका कंपनी से जुड़ाव कम होने लगता है। हाँ, और रिपोर्ट इसे बहुत अच्छे से समझाती है। हाई परफॉर्मेंस को सिर्फ सैलरी नहीं चाहिए, उन्हें इम्पैक्ट चाहिए। वो देखना चाहते हैं कि उनकी मेहनत से कुछ फर्क पड़ रहा है। लेकिन रिपोर्ट एक चौंकाने वाला आंकड़ा देती है। लगभग 60% टॉप परफॉर्मर्स जो नौकरी छोड़ते हैं वो कहते हैं कि उन्हें अपने काम के लिए कंसिस्टेंट रिकग्निशन नहीं मिला। 60%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन रिकग्निशन एक बहुत वेग शब्द है। क्या इसका मतलब एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड है या कोई बोनस? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। रिपोर्ट कहती है कि एम्प्लॉय ऑफ द मंथ जैसे जेनेरिक अवार्ड्स का टॉप परफॉर्मर्स के रिटेंशन पर कोई असर नहीं होता। हाँ बिल्कुल, लगभग शून्य असर होता है। रिकग्निशन का असली मतलब है स्पेसिफिक और टाइमली एक्नॉलेजमेंट। मतलब मैनेजर का ये कहना कि कल क्लाइंट मीटिंग में आपने जो डेटा पॉइंट उठाया था उसकी वजह से हम वो डील जीत पाए, ब्रिलियंट वर्क। अच्छा, ये स्पेसिफिक है। सिर्फ गुड जॉब कहना स्पेसिफिक नहीं है। समझ गया। तो ये एक तरह से कर्मचारी को ये बताने जैसा है कि मैंने ना सिर्फ तुम्हारा काम देखा बल्कि मैंने उसकी बारीकियों को भी समझा। जब ऐसा नहीं होता तो क्या होता है? जब ऐसा नहीं होता तो रिपोर्ट एक बहुत दमदार शब्द इस्तेमाल करती है। कर्मचारी अदृश्य मतलब इनविजिबल महसूस करने लगते हैं। सोचिए, आपने एक मुश्किल प्रोजेक्ट पर दिन रात एक कर दिए, नतीजा भी दिया, लेकिन किसी ने उस मेहनत को एक्नॉलेज तक नहीं किया। इम्पैक्ट अनऑब्जर्व्ड इज इम्पैक्ट लॉस्ट। और ये अदृश्य होने का एहसास ही इस्तीफे की सोच का पहला बीज बोता है। तो ये सिर्फ मैनेजर्स की जिम्मेदारी नहीं हुई, ये तो कल्चर का हिस्सा होना चाहिए। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। मैनेजर्स तो शुरुआत करते हैं, लेकिन असल में ये एक पॉजिटिव फीडबैक लूप बन जाना चाहिए। जब टीम के लोग एक दूसरे के योगदान की सराहना करते हैं तो माहौल ही बदल जाता है। सही बात है। लेकिन इसकी शुरुआत हमेशा लीडर को ही करनी पड़ती है। तो पहला सबक साफ है, अपने लोगों को दिखाइए कि आप उन्हें देख रहे हैं। ओके, तो मान लीजिए एक कर्मचारी को रिकग्निशन मिल रहा है, वो वैल्यूड महसूस कर रहा है, लेकिन बेहतरीन लोग सिर्फ आज में नहीं जीते, वो हमेशा अपने कल के बारे में सोचते हैं। और शायद यहीं से हमारा अगला पॉइंट जुड़ता है। बिल्कुल। एक बार जब कोई कर्मचारी ये जान लेता है कि उसका आज का काम मायने रखता है तो उसका अगला सवाल होता है, यहां से आगे कहां? यहीं पर रिपोर्ट का दूसरा बड़ा आइडिया आता है, स्टैग्नेशन एंड द ग्रोथ पाथ। टॉप टैलेंट हमेशा अपने वर्जन 2.0 की तलाश में रहता है। अगर उन्हें आपकी कंपनी में वो अगला वर्जन नहीं दिखता तो वो उसे कहीं और ढूंढना शुरू कर देते हैं। पर ग्रोथ का मतलब क्या हमेशा प्रमोशन ही होता है? क्योंकि हर कंपनी में हर किसी के लिए वर्टिकल ग्रोथ तो मुमकिन नहीं है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है और रिपोर्ट इसका जवाब देती है। ग्रोथ का मतलब सिर्फ एक नया टाइटल नहीं है। ग्रोथ के कई रूप हो सकते हैं, जैसे कोई नई स्किल सीखना, किसी चैलेंजिंग क्रॉस फंक्शनल प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना, किसी सीनियर से मेंटरशिप मिलना, या कंपनी को किसी बड़े फोरम पर रिप्रेजेंट करने का मौका मिलना। एग्जैक्टली ये सब ग्रोथ है। एक मैनेजर का काम है अपनी टीम के सदस्य की एस्पिरेशंस को समझना और उन्हें इन मौकों से जोड़ना। इसका मतलब वन ऑन वन मीटिंग्स में सिर्फ क्या काम हुआ पर बात करना काफी नहीं है। बातचीत इस पर होनी चाहिए कि आप कहां जाना चाहते हैं और मैं उसमें आपकी मदद कैसे कर सकता हूं। बिल्कुल। रिपोर्ट के मुताबिक जिन कर्मचारियों का अपने मैनेजर के साथ हर 3 महीने में कम से कम एक बार करियर कॉन्वर्सेशन होता है, उनके अगले 2 साल तक कंपनी में रुकने की संभावना 50% तक बढ़ जाती है। 50%? वाह!
पैसा आपको अगले 12 महीने तक रोक सकता है, लेकिन एक साफ ग्रोथ पाथ आपको अगले 3 से 5 साल तक रोकने की ताकत रखता है। तो मतलब मैनेजर को एक तरह से अपनी टीम का करियर कोच बनना पड़ेगा। हाँ, करियर कोच, उन्हें रास्ता दिखाना होगा। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, और अगर मैनेजर ये जिम्मेदारी नहीं निभाता तो वो अनजाने में एक संदेश दे रहा है, हमें तुम्हारी लॉन्ग टर्म ग्रोथ की परवाह नहीं वो है। लांसेवर की हम कुछ नहीं करते। सो अ मैनेजर्स रोल इज टू बी अ गाइड फॉर दिस ग्रोथ जर्नी। ये बात तो समझ में आती है, लेकिन क्या होता है जब गाइड ही रास्ता भटका हुआ हो, या गाइड ही रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बन जाए? और यहीं पर वो पुरानी कहावत आती है, पीपल डोंट लीव कंपनीज, दे लीव मैनेजर्स। हाँ, और रिपोर्ट इस कहावत को डेटा के साथ साबित करती है। ये कोई क्लिशे नहीं है, ये एचआर रिसर्च का एक कॉर्नरस्टोन है। एक कर्मचारी का रोज का अनुभव कंपनी की बिल्डिंग या उसके लोगों से नहीं बनता, उसका अनुभव उसका इमीडिएट मैनेजर बनाता है। खराब मैनेजमेंट इस्तीफे का सबसे बड़ा और सीधा कारण है। लेकिन खराब मैनेजमेंट को हम कैसे परिभाषित करें? क्या इसका मतलब सिर्फ चिल्लाने वाला बॉस है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। रिपोर्ट के अनुसार खराब मैनेजर वो है जो टीम की सफलता का श्रेय खुद ले लेता है और असफलता का ठीकरा टीम पर फोड़ देता है। बिल्कुल, वो जो अपनी टीम को इंस्पायर करने की बजाय उनमें डर पैदा करता है। और सबसे बड़ा रेड फ्लैग, जिसे रिपोर्ट द ट्रस्ट किलर कहती है, वो है माइक्रो मैनेजमेंट। अच्छा, इस पर थोड़ा और बात करते हैं। कई मैनेजर्स ये तर्क दे सकते हैं कि वो माइक्रो मैनेज नहीं कर रहे, वो तो बस डिटेल्स में इन्वॉल्व हैं ताकि क्वालिटी कंट्रोल बना रहे। ये एक बहुत महीन रेखा है। इन्वॉल्व्ड होना और माइक्रो मैनेज करने में फर्क है। इन्वॉल्व्ड होने का मतलब है जरूरत पड़ने पर गाइडेंस और सपोर्ट देना। माइक्रो मैनेज करने का मतलब है हर छोटे छोटे काम में दखल देना, हर ईमेल में सीसी करवाना और टीम को ये महसूस कराना कि आप उन पर भरोसा नहीं करते। राइट। माइक्रो मैनेजमेंट असल में भरोसे की कमी का सबसे बड़ा सबूत है। आप अपनी टीम को एक खामोश संदेश दे रहे होते हैं, आई डोंट ट्रस्ट यू टू डू योर जॉब। और ये टॉप परफॉर्मेंस के लिए तो और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता होगा। बिल्कुल, ये उनकी काबिलियत की बेइज्जती है। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ। एक टेक कंपनी में एक बहुत ब्रिलियंट डेवलपर था। उसने एक प्रोसेस को ऑटोमेट करने का एक नया तरीका सोचा जिससे कंपनी के लाखों बच सकते थे। लेकिन उसके मैनेजर ने कहा, नहीं, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही कोड लिखो। वो डेवलपर इतना डिमोटिवेट हुआ कि उसने 3 महीने में नौकरी छोड़ दी। वाह, तो समाधान क्या है? एक लीडर को इस डर से कैसे बाहर निकलना चाहिए? समाधान है क्लैरिटी और करेज। एक्सपेक्टेशन सेट करने में क्लैरिटी कि लक्ष्य क्या है, और फिर डेलीगेट करने का करेज कि एक बार क्या और क्यों साफ हो जाए तो टीम को कैसे करने की आजादी दी जाए। ये बहुत पावरफुल इंसाइट है। तो हमने देखा कि कर्मचारी को रिकग्निशन चाहिए, ग्रोथ चाहिए और एक ऐसा लीडर चाहिए जो उस पर भरोसा करे। लेकिन इन सब अच्छी बातों के बावजूद अगर महीने के अंत में सैलरी ही मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से न हो तो क्या ये सब बेईमानी नहीं हो जाता? आपने एकदम सही पॉइंट उठाया। यहीं पर रिपोर्ट का चौथा हिस्सा आता है, कॉम्पेंसेशन, वेलनेस एंड पर्पस। सबसे पहले पैसे की बात करते हैं। रिपोर्ट साफ कहती है वफादारी के नाम पर किसी को कम सैलरी देना एक तरह से शोषण है। और आज के जमाने में जानकारी छुपाना नामुमकिन है। सबको अपनी मार्केट वैल्यू पता होती है। एग्जैक्टली। लोग लिंक्डइन देखते हैं, ग्लासडोर पर रिव्यू पढ़ते हैं। कॉम्पेंसेशन अब सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये सम्मान का प्रतीक है। रिपोर्ट कहती है कि ये एक हाइजीन फैक्टर है। हाइजीन फैक्टर, इसे जरा आसान भाषा में समझाइए। हाइजीन फैक्टर्स वो होते हैं जो आपको खुश तो नहीं करते, लेकिन उनके ना होने पर आप बहुत नाखुश हो जाते हैं। जैसे ऑफिस में साफ सफाई, हाँ, या एक आरामदायक कुर्सी। ये आपको मोटिवेट नहीं करते, लेकिन इनके न होने पर आपका काम करना मुश्किल हो जाता है। सही सैलरी भी वैसी ही है। अच्छी सैलरी शायद आपको हर रोज एक्स्ट्रा एफर्ट डालने के लिए मोटिवेट न करे, लेकिन गलत सैलरी आपको नौकरी छोड़ने पर जरूर मजबूर कर देगी। ये बहुत अच्छा एनालॉजी है। सो मनी गेट्स यू इन द डोर बट इट डजंट मेक यू वांट टू स्टे। इसका मतलब पैसा ही सब कुछ नहीं है। रिपोर्ट में वेलनेस और पर्पस पर भी जोर दिया गया है। एक लाइन है जो मुझे बहुत पसंद आई, मीनिंग इज एज इंपॉर्टेंट एज मनी। यही आज के वर्कप्लेस की हकीकत है, खासकर नई पीढ़ी के लिए। वो सिर्फ एक पे चेक के लिए काम नहीं करना चाहते, उन्हें ये महसूस करना है कि उनके काम का कोई बड़ा मकसद है। और इसी से जुड़ा है बर्नआउट का मुद्दा। रिपोर्ट कहती है
कि बिना किसी सीमा के लगातार दबाव बनाना, हसल कल्चर को ग्लोरीफाई करना सबसे मजबूत टैलेंट को भी तोड़ देता है। बर्नआउट भी रिकॉग्निशन की तरह एक ऐसा शब्द है जिसका बहुत इस्तेमाल होता है। क्या बर्नआउट का मतलब सिर्फ ज्यादा काम करना है? नहीं, रिपोर्ट के अनुसार बर्नआउट तब होता है जब आपकी मेहनत और उसके बदले मिलने वाले इनाम में संतुलन बिगड़ जाता है। और इनाम सिर्फ पैसा नहीं है, इनाम रिकॉग्निशन भी है, ग्रोथ भी है और काम में मकसद का एहसास भी है। जब रोज का काम खाली लगने लगे, जब वो सिर्फ टास्क्स की एक चेकलिस्ट बन के रह जाए, तो आप डिसंगेज हो जाते हैं। बिल्कुल। आप ऑफिस में फिजिकली मौजूद होते हैं पर मेंटली और इमोशनली आप चेकआउट कर चुके होते हैं। और ये डिसंगेजमेंट बर्नआउट का पहला कदम है। सही। एक अच्छे लीडर का काम अपनी टीम को ये दिखाना है कि वो सिर्फ पत्थर नहीं तोड़ रहे, बल्कि एक मंदिर बना रहे हैं। उन्हें बड़े विजन से जोड़ना और साथ ही उनकी वेलबींग का ध्यान रखना, ये वो वफादारी कमाता है जो कोई सैलरी पैकेज नहीं खरीद सकता। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? अगर हमें इस पूरी रिपोर्ट को एक लाइन में समेटना हो तो वो क्या होगी? रिपोर्ट के अंत में एक बहुत अच्छी बात लिखी है, रिटेंशन बिगिंस विद रिस्पेक्ट। मतलब कर्मचारियों को रोकने की प्रक्रिया इज्जत देने से शुरू होती है। उनके योगदान के लिए सम्मान, जो रिकॉग्निशन के जरिए दिखाया जाता है। उनके एम्बिशन के लिए सम्मान, जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज देकर पूरा किया जाता है। उनकी काबिलियत के लिए सम्मान, जो भरोसे और एम्पावरमेंट से दिया जाता है। और आखिर में एक इंसान के तौर पर उनका सम्मान, जो सही कॉम्पेंसेशन और एक हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट बनाकर सुनिश्चित किया जाता है। एट द एंड ऑफ द डे, रिटेंशन बिगिंस विथ रिस्पेक्ट। अगर आप चाहते हैं कि आपका टॉप टैलेंट कहीं ना जाए, तो आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट बिल्ड करना होगा जो स्टे वर्दी हो। बिल्कुल। ये समझना होगा कि कमिटमेंट एक तरफा नहीं हो सकता। अब हम अपने सुनने वालों से पूछना चाहेंगे, आपकी टीम में रिटेंशन का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में शेयर करें। और अगर ये जानकारी काम की लगी तो इसे अपने साथी लीडर्स के साथ शेयर जरूर करें। अगली बार तक एम्पैथी के साथ लीड करते रहें। जाने से पहले एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर एक स्टे वर्थ कल्चर बनाना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, तो वो पहला सबसे छोटा कदम कौन सा है जिसे कोई भी मैनेजर आज ही उठा सकता है, जिसका असर टीम पर तुरंत दिखना शुरू हो जाए?